My dear children, let's continue lesson 2, A Gift of Chappals. We have already done part 1 of this chapter and today we are going to start with part 2. So before moving towards part 2, let's recap what all we saw in part 1. So in this chapter, there was a girl named Mridu who went to her aunt Rukumani's home with her grandmother Tapi to visit the relatives जैसे पाती, her grandmother, लल्ली, रवि, मीना, इन सबसे मिलने के लिए जाती है वो. सो रुकुमनी ओपन्स द डोर. रवि और मीना दोनों आते हैं, मृदु को अंदर ले जाते हैं खींच के. मृदु अपनी चप्पल निकालती है और नीटली उसे रखती है साइड में, और इससे पहले कि कुछ बोल पाए रवि और उसके कज़न उसे अंदर ले जाते हैं बैकयार्ड में. वहाँ पे रवि showed her a kitten which was saved by him and Meena. They bought the kitten inside and decided to give it a milk. रवि ये भी एक्सप्लेन करता है कि उस किटन को मिल्क पिलाना, उसके लिए मिल्क लाना कितना मुश्किल था, क्योंकि पाती जो है उन्हें पसंद नहीं थी ये बिल्ली वगैरह कुछ भी रखना घर के अंदर, है ना. सो देन ही एक्सप्लेन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कैट, कि किस तरह कैट के एंसेस्टर कौन कौन थे, पल्लवा डायनेस्टी से ये बिलोंग करती थी, और बहुत कुछ. एंड फाइनली हम देखते हैं लल्ली का भी इंट्रो दिया गया है जो कि वायलिन बजाना सीख रही थी. नाउ कंटिन्यू करते हैं हम सेकेंड पार्ट से. मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो. मृदु जो है बिना आवाज़ के, बिना चुपचाप विंडो के पास जाती है. लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowstring. bowstring कहते हैं जिससे वायलिन बजाई जाती है. एक लकड़ी होती है पतली सी जिससे वायलिन को बजाया जाता है. तो उसने झांक के देखा विंडो से कि लल्ली थोड़ा डिस्टेंस पे बैठी हुई है और उसने वायलिन को बड़े अजीब तरीके से पकड़ा हुआ है और bowstring को भी वैसे ही पकड़ा है. हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन. तो उसकी जो पोजीशन है बैठने की बड़ी वियर्ड सी है. उसकी एल्बोज जो है वो से बाहर की ओर निकली हुई और आंखों में पूरा कंसंट्रेशन उसके सीखने का. इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. बोनी फिगर हम उसको बोलते हैं जो बहुत ही दुबला पतला होता है. तो विंडो में से देख रही है मृदु. उसने देखा कि विंडो के बिल्कुल पास, यानी जो म्यूज़िक मास्टर है वो बैठे हैं, उनका बैक है दीवार की साइड में. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and old-fashioned tuff. तो मास्टर जी जो थे सिखाने वाले वो बाल्ड किसको बोलते हैं हम, जिनके सर पे बाल नहीं होते हैं. और उनका जो विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर, बीच में से बिल्कुल बाल नहीं हैं और साइडों में फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर, तेल लगाए हुए काले बाल साइडों में हैं. अराउंड हिज ईयर्स, कानों के आसपास. एंड ओल्ड फैशन टफ जो है हम कहते हैं बंच ऑफ हेयर, झुंड में कहीं इधर उधर जो बाल होते हैं. तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है म्यूजिक मास्टर का. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड as it glided up and down the stem of the violin. So this music master was wearing a shiny gold chain around his neck, and there was also a diamond ring which he was wearing on his hand, and it was gleaming. चमक रही थी वो. कैसे चमक रही थी? जैसे वो वायलिन बजाते हैं, अप एंड डाउन करते हैं ना उसको, स्टिक को, and that time the ring was shining. A large foot stuck out from beneath his gold bordered veshti. वेष्टी बोलते हैं धोती को, जो साउथ इंडियन लोगों को आपने देखा होगा धोती पहने हुए, दैट सॉर्ट ऑफ वेष्टी एज. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो. बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर का मतलब मूविंग विद द रिदम. सो अ लार्ज फुट वॉज स्टिकिंग आउट फ्रॉम हिज गोल्ड बॉर्डर्ड धोती. वो इस तरीके से बैठे थे कि उनका बड़ा सा पैर धोती के बाहर से दिखाई दे रहा था. एंड हिज लार्ज स्क्रॉनी बिग टो, जो उनका बड़ा सा पतला सा अंगूठा था पैर का, इट वॉज मूविंग अकॉर्डिंग टू द रिदम ऑफ द वायलिन. जिस रिदम में वायलिन बजा रहे थे उसी तरीके से उनके पैर भी हिल रहे थे. अब देखिए बच्चों, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको बताया गया वो आप पिक्चर में देख के और भी अच्छे से समझ सकते हैं. दिस इज़ लल्ली. इसने देखिए वायलिन बड़े अजीब तरीके से पकड़ी हुई है. दिस इज़ म्यूज़िक मास्टर. इनका जो बताया गया, देखिए एक पैर जो है वो बाहर की ओर निकला हुआ है ना. इन्होंने गोल्ड चेन पहनी हुई है. इनके बाल देखिए कैसे है, साइड से है सिर्फ, बीच में बिल्कुल बाल नहीं है. और यहाँ रवि, मीना और मृदु ये विंडो से इनको देख रहे हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सीक्वेंस.
ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, नोट्स यहाँ पे बोलते हैं म्यूज़िक के जो नोट्स होते हैं उनको. लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! तो म्यूज़िक मास्टर जो है वो बहुत ही अच्छे कुछ नोट्स बजा के उसको सिखा रहे थे लल्ली को. लल्ली was trying to follow him on her violin, but the violin looked helpless. ऐसा बताया गया कि वायलिन उसके हाथ में बहुत ही अनहैप्पी थी. ऐसा लग रहा था जैसे वायलिन कह रही हो कि मुझे किसके हाथ में दे दिया है तुमने. So there was a lot of difference between Lalli and the music master's melody. इसीलिए कहा गया है what a difference. The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. तो जो notes music master बजा रहे थे, it looked as though they were floating up, जैसे कोई हवा में तैर रहे हैं वो notes जो music निकल रही है वो, और fitting perfectly into the tracks of the melody. बिल्कुल रिदम में बज रहा था सब कुछ, जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन महसूस हो रहा था दैट ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग एज रवि सेड. तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसा बिल्कुल रवि ने कहा था. क्या कहा था रवि ने कि जब म्यूज़िक मास्टर वायलिन बजाते हैं तो ऐसा लगता है ट्रेन पटरी पे चल रही है. सो इट वॉज लुकिंग सेम लाइक दैट. मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज bee-ringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. So मृदु जो है वो अपनी आँख हटा नहीं पा रही थी उधर से, क्योंकि उसने देखा म्यूज़िक मास्टर बड़े बिना किसी एफर्ट के और जो वो वायलिन की स्टिक है उसे अप एंड डाउन कर रहे हैं, एंड ही इज़ टेकिंग आउट अ मेलोडियस म्यूज़िक. दिस वॉज द सेम हैंड विच हैड द रिंग ऑन इट. जो रिंग पहनी थी ना डायमंड की, उसी हाथ से वो वायलिन बजा रहे थे और बहुत ही अच्छी म्यूज़िक निकाल रहे थे. स्क्वैक, देयर वॉज लल्ली डीरेलिंग अगेन. स्क्वैक यहाँ पे एक हाई पिच नॉइस, जैसे एकदम कर्कश आवाज़ आती है ना कान को चुभने वाली, वैसी आवाज़ आई और पता चला कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, ये लल्ली की वायलिन से आई है. वो फिर से डीरेल, पटरी से बाहर हो चुकी है. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. तो तभी सडनली देयर केम अ वेल. वेल इज क्राई. कोई गेट पे चिल्ला रहा था और किसे बुला रहा था? अम्मा अम्मा. ये रुकुमनी को बुला रहा है. अब लेट्स सी कौन है ये. रवि, सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी. तो ये अम्मा अम्मा आवाज़ जब सुनी तो रवि की जो मदर है वो पीछे बरामदे से चिल्लाती है, बोलती है अपने बेटे को कि उस बेगर को भगा दो वापस वहाँ से. सेंड हिम अवे. वो वहाँ पे क्या कर रही थी? शी वॉज चैटिंग विद तापी. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. तो पाती अब तापी को समझा रही है कि ये बेगर जो है रोज़ आ जाता है हमारे घर पे एवरी डे, और पिछले हफ्ते से आ रहा है हर रोज़, एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर हिम कि वो कोई और घर ढूंढ ले कुछ मांगने के लिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. तो तीनों बच्चे जब बाहर जाते हैं उस बेगर को बोलने के लिए, भगाने के लिए कि भाई जाओ यहाँ से, तो जाके क्या देखते हैं? दैट द बेगर वॉज ऑलरेडी सिटिंग इन द गार्डन. वो अपने आप को यहाँ पे बिल्कुल एट होम फील कर रहा था. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री. जो ऊपर कोई तौलिया सा लेके रखते हैं ना हम कंधों पे, उस तौलिए को इसने नीम के पेड़ के नीचे बिछा लिया था, एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक. और जो नीम का पेड़ था उससे अपनी कमर टिका के आराम से बैठा हुआ है बेगर. apparently prepared to take a little snooze while he waited for the ants to appear. तो जो बेगर था वो ट्रंक के सहारे बैठ गया था, टी ट्रंक के सहारे, एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग टू टेक अ लिटिल स्नूज. सोच रहा था एक छोटी सी झपकी ले लेता हूँ नींद की जब तक कोई कुछ पैसे या कोई खाना कुछ लेके आता है मेरे लिए. गो अवे सेड रवि स्टर्नली. तभी रवि वहाँ आता है और बेगर से कहता है कि जाओ, चले जाओ यहाँ से. My Pati says it's time you found another house to beg from. वो बेगर को बोलता है कि मेरी पाती ने, ग्रैंड मदर ने कहा है कि तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लो बेग करने के लिए. Don't come here again. Go. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. तो रवि की बात सुन के बेगर ने अपनी आंखें खोली और
तीनों बच्चों को, रवि, मीना, मृदु, तीनों को देखा. The ladies of this house, he said, at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. तो आखिर में choked यानी कि filled, फीलिंग से भरे हुए गले से उसने कहा कि इस घर की लेडीज़ जो हैं वो बहुत ही काइंड है, बहुत ही दयालु हैं. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. Generosity यानी दया. तो मैंने अपनी बॉडी और सोल, कीपिंग बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब खुद को ज़िंदा रखना. तो मैंने अपने आप को, इस शरीर को ज़िंदा रखा पूरे हफ्ते के लिए उन्हीं की दया से, इस घर की लेडीज़ की दया से. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे यहाँ से चले जाने को बोल दिया है. ही रेज्ड हिज वॉइस. वो फिर से एक बार ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर से आवाज़ देता है, अम्मा अम्मा ओ. सैड हिज वेल माइट बी. वेल यानी जो ही वॉज क्राइंग फॉर समथिंग. सो बहुत ही उदास आवाज़ थी. बट इट सर्टनली वॉजंट फीबल. लेकिन आवाज़ कमज़ोर नहीं थी. इट बिगैन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली. बेली इज पेट. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ. तो जो वेल थी, जो आवाज़ थी, वो कमज़ोर नहीं थी. इट स्टार्टेड इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल इन हिज विदर्ड बेली. खाली पेट से जैसे आवाज़ होती हुई और उसके मुंह से निकली. With its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. Beetle chewing is पान चबाना. तो उसके जो थोड़े बहुत दांत बचे हुए थे वो भी ब्राउन कलर के हो गए थे. किस वजह से? पान खाने की वजह से या तम्बाकू खाने की वजह से. रवि, tell him there is nothing left in the kitchen, called Rukumani, and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. तो अंदर से इसकी अम्मा अम्मा जब करता है तो अंदर से रुकुमनी रवि को कहती है कि टेल हिम किचन में कुछ नहीं बचा है अब, और इसे ये भी बोल दो कि दोबारा ना आए यहाँ पे. शी वॉज साउंडिंग फेड अप. वो फेड अप हो चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी कि ये तो रोज़ ही आ जाता है. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री. तो इसको जो भी मम्मी ने बोला था कि ऐसे बोल दो बेगर को वापस नहीं आएगा, ये सब बातें रवि को दोबारा नहीं बोलनी पड़ी, क्योंकि वो सारी बातें इन्हें यहाँ पे बाहर गार्डन में सुनाई दे रही थी. टू एवरीवन. द बेगर सैट अप एंड साइड. तो जो बेगर था उसने भी वो सारी बातें सुनी रुकुमनी की, तो वो बैठ गया. एंड ही साइड. साइड एज एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो. जैसे हम किसी चीज़ से दुखी, निराश, उदास हो जाते हैं तो फिर ऐसे एक आह सी भरते हैं. बेगर भी ऐसे हो गया बिल्कुल. I'll go, he said wearily. तो बेगर जो है बहुत ही थकी हुई आवाज़ में बोला कि मैं चला जाऊँगा. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेने दो क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है. एंड द टार आपको पता है ब्लैक कलर का वो जो मटेरियल होता है जिससे रोड बनाई जाती है. वो कह रहा है टार जो है वो भी इतना मेल्ट हो चुका है, सड़क पे इतना गर्म हो चुका है दैट आई कांट गो. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. ब्लिस्टर्ड यानी छाले. मेरे पैरों पे ऑलरेडी छाले पड़े हुए हैं. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट. तो बच्चों के सामने अपने पैर पूरे ऐसे दिखाता है कि देखिए मेरे पैर पे कितने ब्लिस्टर्स, कितने छाले आए हुए हैं. मुझे थोड़ी देर रेस्ट कर लेने दीजिए यहाँ पे. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना रवि. तो मृदु जो है इसके छाले देख के मीना और रवि से धीरे से बोलती है कि शायद इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के. Have you got an old pair in the house somewhere? क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पल नहीं है जो हम इसको दे दें? ये बेचारा कैसे नंगे पैर जाएगा. I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet. Or I would have given them to him. तो रवि कहता है पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मेरे तो इसके बहुत छोटे रहेंगे. मेरे पैर तो छोटे हैं, वो फिट नहीं आएंगे. एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनास. और बेगर के पैर मीना और मृदु के पैर से तो बड़े ही थे, वो भी अपने स्लीपर नहीं दे सकते. नाउ दे डोंट हैव एनीथिंग. द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती. अब बेगर खड़ा हो चुका था जाने के लिए, अपना ऊपर का जो तौलिया था उसे भी वो झाड़ रहा है और अपनी धोती भी टाइट कर रहा है. ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट. तो खड़े होके उसने एक बार सड़क की तरफ देखा
और क्या देखता है, उसे डर के मारे देखता है क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी, उसे लग रहा था अब कैसे जाऊँ. ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट. मीना सेड, हर बिग आइज फिलिंग. तो मीना की आंखों में पानी आ गया बेगर की हालत देख के. आइज फिलिंग यानी कि आंखों में पानी आना, जैसे हम किसी को देख के और बहुत उदास हो जाते हैं, रोना आ जाता है, दैट सॉर्ट ऑफ. तो मीना कहती है ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट. उसे पैरों में कुछ चाहिए पहनने के लिए. इट्स नॉट फेयर, ये सही बात नहीं है. वो कंप्लेन करती है कि बेगर को ऐसे रहना पड़ रहा है, दिस इज़ नॉट फेयर. सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट. रवि इन दोनों को चुप करता है और कह रहा है मैं सोच रहा हूँ इस बारे में. ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इज़न्ट गोइंग टू हेल्प. ये जो तुम बार बार बड़बड़ा रही हो ना कि इट इज़ नॉट फेयर, इससे कुछ नहीं होने वाला. इन 2 minutes he'll be frying his feet on that road. अभी ये जो तुम डायलॉग बोल रही हो बार बार में, इससे कुछ नहीं होगा. अभी 2 मिनट में द beggar would be out on the road and so he needed a pair of chappals. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. वो दोनों लड़कियों को अंदर ले जाता है कि चलो जल्दी से इसके लिए एक सूटेबल पेयर देखते हैं चप्पल का और इसे ये देते हैं क्योंकि नाउ ही नीड्स चप्पल्स. विदाउट द चप्पल्स हाउ विल ही गो इन दिस हॉट सन. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. तो जैसे ही वो अंदर जाने लगे, मृदु को फिर से वो चप्पल दिखाई दी. पार्ट 1 में आपने देखा था ना, जिनके आगे निशान पड़े हुए थे पैरों के, उंगलियों के. सो मृदु की आंखें उसी चप्पल पे वापस अटकती है और वो कहती है रवि. शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज. ये किसकी चप्पल है जो रखी हुई है. Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. तो रवि भी घूम के देखता है भाई कौन सी. ग्लैंस का मतलब होता है देखना. shabby looking होता है जो देखने में गंदी सी लग रही हो. बट स्टडी यानी फिर भी मजबूत थी. पुरानी स्लीपर्स थी लेकिन मजबूत थी, देखने में गंदी भले ही हो जाए. ही बीम्ड एंड नॉडेड. तो उसकी आंखों में भी चमक आ गई और उसने गर्दन हिलाई अपनी और कहा दीज आर जस्ट द राइट साइज. ये बिल्कुल सही साइज है. किसके लिए? फॉर द बेगर. पिकिंग दैम अप, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. तो रवि जो है वो पिक कर लेता है उन स्लीपर्स को, वहाँ जो रखी थी उठा लेता है और दोनों लड़कियाँ मृदु एंड मीना वो भी नर्वसली, डरते डराते से और उसके पीछे पीछे रवि के चलती है. रवि कहाँ जा रहा है? बेगर के पास. सो पार्ट 2 यहाँ पे बच्चों ख़त्म नहीं हुआ है. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट बिकॉज इट इज़ गेटिंग टू लॉन्ग. वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया है तो मैं एक और पार्ट में इसको एक्सप्लेन करूँगी. Go through this part once again. If you have any doubt, you can ask. Okay? Have a good day.